तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोमोलिक्यूल का पार्ट 2 दैट इज प्रोटीन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रोटीन के कॉन्सेप्ट अगर आपको चाहिए तो उसका वीडियो पहले से ही चैनल पे अपलोडेड है, उसको देखिए, रिवाइज करिए, देन आइए यहाँ पे। बहुत ही सिंपल है। और दूसरी बात ये है कि इसमें प्रोटीन से क्वेश्चन कम आए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है मतलब मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो बायोमोलिक्यूल के आ रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट से आ रहे हैं। मतलब ये समझ के चलिए कि 40% वेटेज आपका कार्बोहाइड्रेट लेने वाला है, बाकी 60% में सारे बायोमोलिक्यूल आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको, प्रोटीन को। क्वेश्चन नंबर 28 से इसका फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें से? तो एक अगर देखा जाए तो कह रहा है फाइब्रस प्रोटीन आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। फाइब्रस प्रोटीन कैसे होते हैं? तो जनरली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो ये बात जो है अपने आप में रॉन्ग हो जाती है। जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं वो होते हैं सॉल्युबल। नेक्स्ट बी कह रहा है कि एल्बुमिन इज एन एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। तो ये बात भी अपने आप में रॉन्ग है। एल्बुमिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट कह रहा है कि इन फाइब्रस प्रोटीन द स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये बात भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से तो नहीं मगर फिर भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें कह रहा है कि फाइब्रस प्रोटीन में ही केवल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। आपके ग्लोबुलर प्रोटीन में भी हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड लिंकेज होते हैं। अब जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड लिंकेज का जो मेजर कनेक्शन है वो फाइब्रस या ग्लोबुलर से नहीं है, वो बेसिकली सेकेंडरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है पीएच डज नॉट अफेक्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये बात आपकी क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। जो पीएच होता है या पीएच का जो भी चेंज होता है या हीट का जो भी चेंज होता है या एक्सटर्नल फैक्टर का जो भी चेंज होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को अफेक्ट नहीं करता है। किसको अफेक्ट करता है फिर? सेकेंडरी एंड टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, इस स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट अगर 29 देखा जाए तो 29 कह रहा है द सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अल्फा अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या कहलाता है? तो पॉलीपेप्टाइड के अंदर अल्फा अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस कहलाता है वो कहलाता है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या कहलाता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी। अब देखिए क्या कह रहा है, कर्डिंग ऑफ मिल्क। कर्डिंग ऑफ मिल्क सर किसका एग्जाम्पल है? कर्डिंग ऑफ मिल्क ध्यान रखिएगा ये डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल है, जबकि अल्फा हेलिक्स का जो कनेक्शन है वो किसके साथ है सर? अल्फा हेलिक्स का कनेक्शन आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से है। ठीक है, तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। मुझे फर्स्ट में डी नेचुरेशन पकड़ना है। देखो ये डी नेचुरेशन तो मिल रहा है यहाँ पे, मगर एक चीज़ नहीं मिल रही है। वो क्या है? क्या नहीं मिल रही है इसमें सर? तो इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है। ठीक है, मुझे चाहिए डी नेचुरेशन और सेकेंडरी। ये देखिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 31 देखा जाए, है ना, 29 किया है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है पेप्टाइड लिंकेज इज प्रेजेंट इन। पेप्टाइड लिंकेज कहाँ प्रेजेंट होता है? तो प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है अमीनो एसिड्स आर। अमीनो एसिड्स कैसे होते हैं? तो अमीनो एसिड्स एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में। क्यों एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में? अमीनो एसिड एम्फोटेरिक नेचर के क्यों होते हैं? तो बिकॉज जो अमीनो एसिड होते हैं उसमें आपका COOH भी प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो ये अमीनो ग्रुप इसको कैसा बना देता है? बेसिक बना देता है, जबकि COOH कैसा बना देता है? इसको एसिडिक बना देता है। तो इसमें दोनों नेचर हो जाता है। ये दोनों नेचर होने की वजह से ये कैसा हो जाता है सर? एम्फोटेरिक नेचर का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 अगर देखा जाए तो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, जिसमें जो असर्शन का स्टेटमेंट है वो कह रहा है, असर्शन का स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इसको हटा दे जरा।
असर्शन का स्टेटमेंट कर रहा है कि प्रोटीन्स आर फाउंड टू हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर विच अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर। सही बात है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीट का अगर जिक्र हो तो समझ जाइए सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात हो रही है, और इसमें सेकेंडरी बोला भी है, यहाँ पे देखिए इसमें सेकेंडरी ही बोला है। ठीक है, आगे कह रहा है कि द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये दोनों बात अपने आप में क्या है सर, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, मगर रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज होता है, इसलिए प्राइमरी स्ट्रक्चर के दो फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जबकि इसका एक्चुअल रीजन ये होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो एक दो स्पेसिफिक तरीके से और प्रोटीन के मॉलिक्यूल का या पॉलीपेप्टाइड को अरेंज करती है, वहां से फॉर्मेशन होता है किसका, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीट का। तो अगर इसमें एक थोड़ा सा हिंट भी कहे तो इसमें अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलता तो भी मैं इसके साथ जा सकता था, मगर सिर्फ इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जिक्र किया और स्टेबलाइज वर्ड जिक्र किया ना, स्टेबलाइज वर्ड बोला इसने, तो ध्यान रहे स्टेबलाइज वर्ड नहीं आना चाहिए, हाँ ये स्पेसिफिकली अरेंजमेंट आना चाहिए। स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये तो खैर वैसे भी अपने सिलेबस का नहीं है, मतलब क्वेश्चन है, ये पार्ट अपने सिलेबस का नहीं है कि ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों करता है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा सर, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट कह रहा है डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग, एमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन को डिफ्रेंशिएट करना है सर, हो जाएगा ये, इसमें आप डिफरेंस लिख लेंगे। तो अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन सर किसके पार्ट है, तो स्टार्च के पार्ट है। इसमें अमाइलोज की अगर बात करें, किसकी बात, अमाइलोज की, तो जो अमाइलोज होता है वो 15 to 20% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि जो अमाइलोपेक्टिन होते हैं ये आपके 80 to 85% कंट्रीब्यूट करता है। किसका सर, स्टार्च का, पहला डिफरेंस हो गया। दूसरे डिफरेंस की बात कर ले, ठीक है, तो दूसरा डिफरेंस होता है वो एमाइलोज जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन कैसा होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। सर दो डिफरेंस हो गए। तीसरे डिफरेंस की बात कर ले, तीसरा डिफरेंस ये होता है कि जो एमाइलोज होता है वो स्ट्रेट चेन कंटेन करता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन कैसी चेन रखता है, तो ब्रांच्ड चेन रखता है। ठीक है, मतलब अमाइलोपेक्टिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है, जबकि अमाइलोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रेट चेन होता है, सिंपल होता है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर पेप्टाइड लिंकेज और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बीच डिफरेंस की बात करें, तो पेप्टाइड लिंकेज कहाँ पर प्रेजेंट होता है सर, प्रोटीन के केस में प्रेजेंट होता है, जबकि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहाँ पे होता है, तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है और डाइसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स यानी ग्लूकोज के, सॉरी कार्बोहाइड्रेट के केस में। ठीक है, नेक्स्ट अगर आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, तो 35 कह रहा है कि नेम द स्पीसीज फॉर्म्ड व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमीनो एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, है ना, वाटर ही कहना चाह रहा है ना, कह रहा है कि अमीनो एसिड को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो किस स्पीसी का फॉर्मेशन होता है। सिंपल है, अमीनो एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा सर, समझ गए होंगे, ज्विटर आयन का। ज्विटर आयन, किस तरह से ज्विटर आयन बनता है ये भी दिखा दे, चलिए देख लीजिए ज्विटर आयन कैसे बनता है। देखो कार्बन के साथ क्या क्या लगा हुआ था, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, कार्बन के साथ क्या क्या लगा हुआ था, तो एक कार्बन से, इसी कार्बन से लगा हुआ था NH2 और इसी कार्बन से क्या लगा हुआ था COH। अब ये एसिड ये बेस है, तो ये प्रोटॉन यहां से ऐसे इसको ट्रांसफर कर देता है, जिससे फाइनली फॉर्मेशन किसका हो जाता है, तो देखो इसका H हट जाएगा यहां से, यहां पे क्या हो जाएगा, एक H एक्स्ट्रा आ जाएगा यहां पे, क्योंकि इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया।
अब क्योंकि एक्सेप्ट किया तो इस पर पॉजिटिव आएगा, इसमें लूज किया तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया, और यही पानी में डालने पर होता है। और इसी को मैं क्या कहता हूँ, इसी को कहते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा क्वेश्चन था ये? तो ये था क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो 36 कह रहा है डिफाइन द फॉलोइंग विथ एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। क्या डिफाइन करना है सर? तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन डिफाइन करना है, डीनेचुरेटेड प्रोटीन डिफाइन करना है। तो बेसिकली डीनेचुरेटेड प्रोटीन किसको बोलेंगे? एक ऐसा प्रोटीन जिसका सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या हो चुका हो, डिस्ट्रॉय हो चुका हो। किसकी वजह से? पीएच चेंज की वजह से, या हीट की वजह से, या किसी अदर एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। तो जनरली किसी अदर एक्सटर्नल फैक्टर या पीएच चेंज या हीट की वजह से अगर प्रोटीन के सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को क्या कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो इस तरीके से जो फाइनली प्रोटीन बचता है उसको हम क्या कहते हैं? डीनेचुरेटेड प्रोटीन। एग्जाम्पल क्या है सर? मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन, ये डीनेचुरेशन का एग्जाम्पल है। इसका मतलब कर्ड क्या है सर? कर्ड एक डीनेचुरेटेड प्रोटीन है। इसके अलावा एग को जब बॉयल करते हैं तो वहां पर भी डीनेचुरेशन होता है। इसका मतलब जो बॉयल्ड एग होता है वो एग्जाम्पल है किसका? डीनेचुरेटेड प्रोटीन का। नेक्स्ट अगर बात करें इसेंशियल अमीनो एसिड की, तो इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं? तो वो अमीनो एसिड जो बॉडी के अंदर फॉर्म नहीं होते हैं, इसको बॉडी सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर पाती है, उसे हमें बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है। ऐसे अमीनो एसिड को हम क्या बोलते हैं सर? इसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ल्यूसिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, ये एग्जाम्पल हो जाते हैं किसके? इसेंशियल अमीनो एसिड के। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइबरस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो फाइबरस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करनी है। सिंपल है, बहुत सिंपल है सर। कैसे? देखो फाइबरस प्रोटीन और इधर क्या है सर? ग्लोबुलर प्रोटीन है। सबसे पहली बात करें जो फर्स्ट पॉइंट होगा, ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है वो लगभग कैसा होता है? तो स्फेरिकल होता है। मैं यहाँ पे स्फेरिकल यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट इसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, जबकि इसका शेप कैसा होता है? लॉन्ग स्ट्रैंड। लॉन्ग स्ट्रैंड जैसे बाल नुमा बाल जैसे होते हैं, या मैगी देखा होगा नूडल आपने, वैसा शेप होता है। किसका सर? फाइबरस प्रोटीन का। इसको मैं क्या बोलूँगा? लॉन्ग स्ट्रैंड, है ना, लॉन्ग स्ट्रैंड बोलता हूँ इसको। और ये कैसा है सर? तो ये है, ये क्या लिख रहा है? ये स्फेरिकल होता है। ये ऑलमोस्ट कैसा होता है सर? ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है। नेक्स्ट अगर डिफरेंस की बात करें तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, जबकि जो फाइबरस प्रोटीन होता है वो वाटर में जनरली इनसॉल्युबल होता है। इसके बाद अगर अगले फैक्टर की बात करें तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है उसमें वाइड रेंज ऑफ आर पाए जाते हैं, वाइड रेंज ऑफ आर पाए जाते हैं। और जनरली इसका जो यूनिट होती है पॉलीपेप्टाइड की, उसमें कम रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन कम होता है। रिपीटेशन कम होने का मतलब जरा इसमें समझे, मतलब वैसे तो बहुत इसको सीरियसली लेने की जरूरत है नहीं, फिर भी अगर पॉइंट आ गया तो बता दें। जैसे अमीनो एसिड में अपने स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर बनाते हैं अगर आप अमीनो एसिड का, तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं RCH, और यहाँ पे लिखते हैं COH, और यहाँ पे लिखते हैं NH2। तो ये जो R है ना, ये R बहुत ज़्यादा वैरायटी का होता है। किसके केस में सर? और ग्लोबुलर के केस में। जबकि फाइबरस प्रोटीन के केस में इस R में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, वो रिपीटेटिव होता है। मतलब कुछ गिने चुने टाइप के R होंगे जो बार बार रिपीट करेंगे और इस तरीके से एक लॉन्ग चेन बनाएंगे, लॉन्ग स्ट्रैंड बनाएंगे, ठीक है। जबकि स्फेरिकल के अंदर ये R की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे रिपीटेशन कम होता है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, वैरायटी ज़्यादा है तो रिपीटेशन कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर अगले फैक्टर की बात करें तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं वो उनका साइकोलॉजिकल वर्क होता है, या तो साइकोलॉजिकल फंक्शन होता है उनका, ठीक है। जबकि अगर फाइबर्स की बात करूं तो ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है इसका। बाकी एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे हमारा जो ग्लोबुलर प्रोटीन है उसका एग्जाम्पल हो सकता है एंजाइम हो गया, एंजाइम के अलावा इंसुलिन हो गया,
ये एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके सर, ग्लोबुलर प्रोटीन के, जबकि केराटिन एक बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, फाइबरस प्रोटीन का। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो कह रहा है गिव वन एग्जाम्पल ईच फॉर फाइबरस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो फाइबरस का भी बताया केराटिन, और ग्लोबुलर का क्या लिख सकते हैं, इंसुलिन लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिडिक अमीनो एसिड्स एंड बेसिक अमीनो एसिड। एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड के बीच में हमें डिफरेंस बताना है, तो कैसे बता सकते हैं सर, ऐसे बता सकते हैं कि जो एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं उसमें नंबर ऑफ COOH, मैं किसकी बात कर रहा हूँ सर, एसिडिक अमीनो एसिड की बात कर रहा हूँ, इसमें नंबर ऑफ COOH दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये ग्रेटर देन होगा नंबर ऑफ NH2 दैट इज अमीनो ग्रुप, जबकि इसका उल्टा किस में हो जाएगा सर, बेसिक अमीनो एसिड में होगा, और इक्वल किस में हो जाएंगे सर, न्यूट्रल अमीनो एसिड में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। लास्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए किस टाइप के बॉन्डिंग है या किस टाइप की लिंकेज है जो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो बड़ी सिंपल बात कह दी इसने, है कि नहीं। प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए किस टाइप की लिंकेज इंपॉर्टेंट है सर, किस टाइप की लिंकेज, तो यहाँ पे लिख दें, पता तो होगा ही, पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रोटीन वाला सेक्शन क्या कर लिया है सर, खत्म कर लिया है। और नेक्स्ट सेशन जब स्टार्ट करेंगे हम लोग तो इसमें विटामिन्स, हार्मोन्स एंड न्यूक्लिक एसिड दैट इज, और ये वाला सेशन हम लोग पूरी तरह से क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच।